Good morning everyone. This is Vikas here. We are again with genetics. So firstly अपन एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो और पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट किए थे अपन उसके अंदर। तो जेनेटिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर क्या था कि होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो अपन ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ी थी। लेकिन बेसिक टर्म्स के बाद अब अपने को पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी दी थी, उनके बारे में क्या कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी, उनके लॉज क्या थे। तो वो अब बताने जा रहा हूं। क्या था कि जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि ब्रांच, एक साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के साथ। और इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मतलब ये हो गया कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन किसका, इनहेरिटेंस का। यहां पर अपन इनहेरिटेंस की जगह अपन हेरिडिटी भी यूज कर सकते हैं। और हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। यहां पर अपन ट्रांसमिशन किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, इनहेरिटेंस का किया जा रहा है। जबकि वेरिएशंस का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब यह है, यानी कि हेरिडिटी का मतलब यह है कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है जिसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं आए हैं, ये मान के चलो यहां पर पेरेंट्स है और उन पेरेंट्स के डीएनए और ब्लड ग्रुप का मिक्सिंग होके ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर आए, तो इसको आपने बोल दिया क्या, इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी। वहीं उसकी जगह पर अगर अपने को यह बोल दिया जाए कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो यहां पर एक पेरेंट है, यहां पर दूसरा पेरेंट है, तो उनकी वजह से उनका एक ऑफस्प्रिंग हुआ, 2 ऑफस्प्रिंग हुए मान के चलो। तो इस ऑफस्प्रिंग 1 के अंदर और 2 के अंदर कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया एक वेरिएशन। यानी कि 2 ऑफस्प्रिंग के बीच में कितना डिफरेंस है, ये दूसरा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर कितना डिफरेंस है, उसको बोल दिया जाता है वेरिएशंस। अब आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उसके अंदर क्या क्या था। कि मेंडल का बर्थ हुआ था 1822 से लेके, मेंडल का बर्थ 1822 में हुआ था और डेथ उसकी हुई थी 1884 में। लेकिन मेंडल ने 1856 से लेके 1863 तक मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, किसके ऊपर, पी के ऊपर। और पी को आप बोल देते हैं पाइसम सेटिमम। पी का साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है पाइसम सेटिमम। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेंडल भाई साहब ने 1856 से लेके 1863 तक 7 ईयर तक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या हुआ कि मेंडल भाई साहब ने ये तो काम कर दिया। अब मेंडल भाई साहब के जो 63 में ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था, उसके बाद 1865 में मेंडल का रिसर्च हुआ पब्लिश।
सोसाइटी के अंदर, ब्रून सोसाइटी, ऑस्ट्रिया की एक सोसाइटी थी जिसका नाम बोल दिया गया ब्रून सोसाइटी। तो ब्रून सोसाइटी के अंदर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसका पेपर पब्लिश हो चुका था, लेकिन पेपर पब्लिश होने का रीजन के बाद क्या हुआ कि 1859 के अंदर, जो 1859 का जो टाइम चल रहा था उसके अंदर क्या था कि डार्विन अंकल की थ्योरी चल रही थी, और डार्विन अंकल की थ्योरी की वजह से इसके वाली जो थ्योरी थी वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। और ये जो मेंडल भाई साहब थे ये काम करते थे मैथ में एंड फिजिक्स में, जबकि आपको तो अच्छे से पता होगा कि मैथ और फिजिक्स का रोल बहुत कम था बायो के अंदर, अब भी बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा कम था। उसकी वजह से क्या हुआ कि मैथ और फिजिक्स के अंदर उन्होंने अपनी कैलकुलेशन पुटअप की, लेकिन डार्विन अंकल ने अपनी थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी वजह से क्या हो गया, जो इसका पेपर था वो पब्लिश हुआ लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ। ये पब्लिश हुआ लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या था कि मेंडल भाई साहब ने ये काम तो कर दिया, इतना कुछ हो चुका था। 1856 के बाद में क्या हुआ कि 18 अब ये था 1856 से लेके 1863 तक, और 1865 में उसका पेपर हुआ पब्लिश। अब उसके बाद 1901 के अंदर उसके वर्क की रीडिस्कवरी हुई, और रीडिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लोरेंस, सेनमार्क और हुगो डिवरीज। और कार्ल लोरेंस ने ही मेंडल्स के ला दिए, यानी कि ये जो कार्ल लोरेंस भाई साहब थे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मेंडल्स के ला दिए। मेंडल्स के ला मेंडल्स ने नहीं दिए थे, कार्ल लोरेंस ने दिए थे। क्या था कि जो मेंडल्स के ला थे वो मेंडल्स के ला मेंडल्स ने नहीं दिए थे, मेंडल्स के ला दिए थे मेंडल्स के जो रीडिस्कवरी हुई थी उसके बाद कार्ल लोरेंस ने दिए थे, जबकि हुगो डिवरीज ने और शेनवार्क ने उसके बाद म्यूटेशन और लिंकेज के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो कार्ल लोरेंस के काम को मेंडल्स के ला बोल दिए गए। और मेंडल्स के ला कितने थे, मेंडल्स के ला थे 2, और 2 कौन से थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या हुआ कि मेंडल्स के जो वर्क की रीडिस्कवरी की गई थी, कार्ल शेनमार्क ने की थी, कार्ल लोरेंस ने की थी और हुगो डिवरीज ने की थी। तो जो उसके काम की जो रीडिस्कवरी की थी कार्ल लोरेंस ने, तो कार्ल लोरेंस ने मेंडल के वर्क को देखते हुए उसके बारे में क्या बोल दिया गया कि मेंडल्स ने 2 लॉ दिए थे, और 2 लॉ कौन से थे, एक तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले अपन एक चीज देखते हैं छोटी सी, कि हुआ क्या था उस टाइम पर कि मेंडल का वर्क आज भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल है और आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर है, कि क्या रीजन था जिसके वजह से मेंडल की साइंटिफिक थ्योरी को आज तक स्टडी आउट किया जा रहा है, और उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेंडल के वर्क को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है आज भी, जिसकी वजह से हम एनसीईआरटी के अंदर आज भी उसकी बुक को पढ़ते पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि 1839 के अंदर, ये चीज थोड़ी ध्यान से देखना, 1839 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और की किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1880 के अंदर क्रोमोसोम की हुई, और 1888 के अंदर हुई मियोसिस की, माइटोसिस की एंड गैमेटोजेनेसिस की। और अब
अप्रोक्सीमेटली 1920 के अंदर डिस्कवरी हुई थी लाइट माइक्रोस्कोप की। क्या था कि 1839 के अंदर हुई न्यूक्लियस की डिस्कवरी, 1880 के अंदर हुई लगभग क्रोमोसोम की डिस्कवरी, और क्रोमोसोम के अंदर ये माइटोसिस मियोसिस होते हैं उसकी डिस्कवरी हुई थी 1888 के अंदर, और 1920 तक डिस्कवरी हुई थी लाइट माइक्रोस्कोप की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 1856 था और 1863 का पीरियड था जिसके अंदर मेंडल ने वर्क किया था, या फिर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो आप एक चीज नोटिस करना कि 1856 और 1863 का पीरियड आता है यहां पर, यानी कि 1839 के अंदर तो था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद उसके अंदर आपको पता होगा, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि ये हो गया सेल, इस सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस उसका, और सेल था, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन, और जीन के अंदर हो गया डीएनए, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई आपने बोला 1839 के अंदर, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई 1880 के अंदर, और जो क्या बोला था आपने कि मियोसिस और माइटोसिस उसकी डिस्कवरी हुई थी 1888 के अंदर। लेकिन जो मेंडल भाई साहब थे उसने ये पहले बता दिया था कि 1839 और 1888 से पहले, 1880 से पहले बता दिया था कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कैरेक्टर पास आउट होते हैं, यानी कि 1839 और 1888 के पीरियड के बीच के अंदर 1856 में जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तभी यह चीज बता दिया था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, उसने क्रोमोसोम नाम नहीं दिया, उसने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो फैक्टर क्या काम करते हैं, पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक पास आउट होते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि मेंडल भाई साहब ने बहुत पहले ये चीज बता दी थी, क्या चीज बता दी थी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया था आराम से, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ये 1880 तक आगे पता लगा। लेकिन 1856 से लेकर 1863 तक जब मेंडल भाई साहब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उन्होंने ये बता दिया था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं, यानी कि ये पहले ही बहुत ज्यादा एडवांस चल रहे थे इन क्रोमोसोम्स वाले साइंटिस्ट तक। इन्होंने तो बाद में बताया कि हाँ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उससे पहले ही मेंडल ने बता दिया था कि कुछ फैक्टर होते हैं, क्रोमोसोम तो नहीं बोला था उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक आते हैं। तो ये वो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से क्या था कि मेंडल सबसे ज्यादा सक्सेस हुए उस टाइम के अंदर और आज के टाइम के अंदर भी। अब उसके बाद अब पढ़ते हैं मेंडल्स के कुछ लॉ के बारे में, जो मेंडल्स ने दो लॉ दिए थे अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। कि मेंडल्स का जो पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अपन तो इसको बोल देते हैं मेंडल का लॉ, लेकिन ये लॉ दिया था कार्ल कोरेंस ने, तो अपन इसको बोलेंगे कार्ल कोरेंस लॉ ऑफ मेंडल। एनसीईआरटी के अंदर अपन ये पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ, लेकिन ये मेंडल्स लॉ नहीं थे, ये थे कार्ल कोरेंस के लॉ। कार्ल कोरेंस ने दिए थे मेंडल्स के लॉ। तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या होते हैं कि गैमेट्स का हो जाता है सेग्रीगेशन, और गैमेट्स का सेग्रीगेशन होएगा कैसे वो देखते हैं। कि मान के चलो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ ट्रेड होती हैं, तो मेंडल्स ने अपने पास 7 कैरेक्टर लिए थे और उसके अंदर 14 ट्रेड थी, तो 7 कैरेक्टर थे और उसके अंदर 14 ट्रेड थी। तो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे वो भी आप जिक्र कर लेते हैं कि 7 कैरेक्टर था। पहला हो गया हाइट,
ठीक है, पहला तो अपन ने ले लिया हाइट, और हाइट के बाद में आ जाते हैं एफपीएस का रूल। एफपीएस का रूल लिखना है आपको, इसी तरीके से याद करना है कि एफपीएस, एफ से हो गया फ्लावर, पी से हो गया पोड, और एस से हो गया सीड। पहले वाला हाइट है, हाइट का सिर्फ एक ट्रेड थी, यानी कि एक कैरेक्टर था, फ्लावर के 2 थे, पोड के 2 थे, और सीड के 2 थे। तो 2 4 6 और एक 7 हो गए टोटल कैरेक्टर, 2 4 6 और एक 7, टोटल कैरेक्टर हो गए। अब साथ में क्या था कि सिर्फ हाइट का एक था, तो हाइट के अंदर 2 चीजें हो सकती है, या तो होगा टाल और या होगा ड्राफ। तो ये हो गया टाल और यहाँ फिर हो गया ड्राफ। अब टाल और ड्राफ होने के बाद फ्लावर के अंदर कैसा आ जाता है, तो फ्लावर के अंदर आ जाता है फ्लावर की कलर या फिर फ्लावर की पोजीशन। ठीक है, अब उसी तरीके से पोड पे आ जाता है, पोड पे आ जाएगा उसका शेप और आ जाता है उसका कलर, और उसी तरीके से सीड में भी उसकी शेप और उसका कलर। यानी कि बोलने का मतलब क्या था कि जो हाइट थी, हाइट का सिर्फ एक कैरेक्टर था, ये होगी हाइट, हाइट का सिर्फ एक कैरेक्टर था, या तो हाइट होगी ज्यादा या फिर हाइट होगी कम। तो हाइट ज्यादा होगी उसको बोल दिया टाल, और हाइट कम होगी उसको बोल दिया ड्राफ। उसके बाद रूल चलेगा एफपीएस का, और एफपीएस के रूल के अंदर क्या होता है कि ये फ्लावर, ये पोड और ये सीड। और फ्लावर का क्या होता है, या तो फ्लावर की कलर होगी या फिर फ्लावर की पोजीशन होगी। तो यहां पर क्या हो गया, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। उसी तरीके से सीड में शेप और कलर, और पोड के अंदर भी उसकी सीड और सीड क्या शेप और उसकी कलर हो गया। तो अब अपने को पता लगाना था कि जो पी थी, मटर थी, जिसको अपन ने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पाइसम सेटिवम, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो उसके अंदर टोटल 7 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2-1 कंडीशन में इज इक्वल टू 40। यही बोलने का मतलब है कि उसके अंदर 7 क्रोमोसोम होते हैं, और 7 क्रोमोसोम के अंदर उसके पास 7 कैरेक्टर होते हैं, और 7 कैरेक्टर में टोटल कितनी होगी, 14 ट्रेड होगी। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर के अंदर क्या हो गया, 7 वो हो गई। अब ये पता लगाना है कि ये वाले कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको मेंडल भाई साहब का लैंडलाइन नंबर याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है, 4 1 4 यानी कि देसी जुगाड़ तरीके से जो आप हमेशा याद करते हैं, याद करने का फॉर्मूला 4 1 4 4 5 7 1, ये मेंडल भाई साहब का लैंडलाइन नंबर हो गया। लैंडलाइन नंबर होने का मतलब है ये है कि ये मेंडल भाई साहब के ये जो 7 कैरेक्टर थे, ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर थे, ये हो गया उसका फार्मूला। भैया अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लावर का कलर कौन से पे होगा, फ्लावर का कलर सिर्फ 1 नंबर क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। उसी तरीके से बोल दिया जाए पोड का कलर किस पे होगा, तो पोड का कलर होगा 5 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये बड़ा था तरीका उसको याद करने का, भी क्रोमोसोम के कौन कौन से कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर थे। अब आते हैं जो मेंडल्स के लॉ थे, जो 2 लॉ थे मेंडल के, जो कार्ल लोरेंस ने दिए थे। नाम तो मेंडल का चल रहा है हमेशा। तो जो मेंडल के जो दोनों लॉ थे, उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो था मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड। अब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड की टर्म अपने पास पिछली बार पेंडिंग रह गई थी, तो वो भी बताने का टाइम आया है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था मोनोहाइब्रिड के ऊपर था। मोनो का मतलब हो गया एक, और हाइब्रिड का मतलब हो गया मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर का या फिर वेरिएशंस का मिक्स होकर जो नई चीज बनाई जाती है उसको बोल दिया जाता है हाइब्रिड। तो मोनो का मतलब एक और हाइब्रिड का मतलब हो गया वहां पर जो मिक्सिंग की थी आपने। तो अब एक का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पर पेरेंट्स है, उसके अंदर 2 चीजें हैं क्या, या तो वो टाल होगा और यहाँ होगा वो ड्राफ। तो इन दोनों के पास ये दोनों टाल है, तो टाल में से अगर आप दोनों में से एक चीज कॉमन ले लेती आ गया टाल, और ड्राफ में से अगर एक चीज कॉमन ले लेती आ गया, तो इन दोनों की जब मैंने क्रॉस करवाई तो मेरे पास रिजल्ट आया हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड भी एक ही है। तो क्या हुआ कि जब टोल और ड्राफ की जब मिक्सिंग हुई तो उससे जो रिजल्ट आया उसको बोल दिया गया F1 जनरेशन।
यानी कि जब पहली बार जो पेरेंट्स की मैटिंग हुई उसकी वजह से जो रिजल्ट आया उसको बोल दिया गया F1। और जब F1 के साथ ही अपन ने क्रॉस करवाई, जैसे कि F1 की क्रॉस थी अपने पास, F1 का रिजल्ट था अपने पास TT, अब इसी TT की क्रॉस मैंने इसी के साथ वापस करवा दी, तो क्या रिजल्ट आया अपने पास रिजल्ट आया यहां से जो गैमेट बने 1T, यहां से जो गैमेट बने 1T, बड़ा T और छोटा T। अब बड़े T और छोटे T की मैं फिर से क्रॉस करवाता हूं तो क्या आता है देखना एक बार। बड़ा T और बड़ा T इन दोनों की क्रॉस हुई तो रिजल्ट आया ये, इसकी और इसकी क्रॉस हुई तो रिजल्ट आया ये, इसकी और इसकी क्रॉस हुई तो रिजल्ट आया ये, और इसकी और इसकी क्रॉस हुई तो रिजल्ट आया ये। अब मैंने आपको कल फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर डिफरेंस बताया था, उसके अंदर क्या था कि अगर फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, ये था फिनोटाइप, और फिनोटाइप का मतलब था फिजिकल कैरेक्टर, और जीनोटाइप का मतलब था जेनेटिक। तो अगर आप जो अपने पास चार रिजल्ट है उनको यहां पर साइमल्टेनियसली ऐसे लिख देते हैं नॉर्मली कि कौन कौन से रिजल्ट अपने पास की 1, 2, 3 और 4। अब इसके अंदर अपने पास बड़े लेटर वाले यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर कितने हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने पास कौन कौन सा है, 1 हो गया डोमिनेंट, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया रिसेसिव। तो इसके हिसाब से फिजिकली देखने से अपने को ये लग रहा है कि इसके पास कितने टोल है, 3 टोल है टोटल। तो फिजिकली देखने से अपने पास 3 टोल हुए, तो टोल रेशो ड्राफ्ट अपने पास आ जाता है 3:1, क्योंकि अपने पास 3 टोल है और 1 ड्रॉप है। उसी तरीके से अगर अपने पास ये बोल दिया जाता है इसके अंदर क्या क्या है कि इसके अंदर है TT, फिर TT, और ये वाले 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, और ये हो गया ड्राफ्ट, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों रिसेसिव है। तो इसका जो 3:1 था अब उसको जीनोटाइप में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ ये बड़ा कैपिटल T है, ये कितनी बार है, तो बड़ा कैपिटल और बड़ा कैपिटल T है सिर्फ 1 बार, और ये जो दोनों मिक्सिंग वाले हैं T और T ये 2 बार है, और जबकि ये छोटे वाले TT है ये कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है। तो ये हो जाती है उसकी जीनोटाइप। जीनोटाइप का रेशो आ गया 1:2:1। तो ये क्या तरीका है कि जो इसके अंदर अपने को बताया गया है कि जो जीन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, यहां पर ये जीन सिर्फ 1 बार है, बड़ा T, ये दोनों जीन है जो बड़ा T और छोटा T है कितनी बार, 2 बार है, और ये जो छोटे वाला TT है ये सिर्फ 1 बार है। तो 1:2:1 क्या आ रहा है, उसके जीन के बेस के ऊपर आ रहा है, यानी कि जेनेटिक मेकअप हो गया। और फिजिकली का मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकली अपन उसको दूर से देख के ये पता लगाए कि उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, तो वो आ जाती है 3:1। ये था टोटल मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया जाए या फिर टॉप सेग्रीगेशन बोल दिया जाए। क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताओ या फिर टॉप सेग्रीगेशन बताओ, होते दोनों एक ही चीज है। अब उसके बाद अपन थोड़ा सा करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है इस वीडियो का ऑलरेडी। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वगैरह सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू।